चलो फिर शुरू करें अपने। Okay, so first question is, amongst the 7 states of Italy, which one state was ruled by an Italian princely house? Sardinia, Piedmont. Yes, exactly. C is the answer, Sardinia, Piedmont. Okay. Which one of the following was, ध्यान से देखिए, not है, not not. Which one of the following was not the reason for the popularity of scientific ideas among the common people in 18th century? इसमें क्या आएगा? Traditional aristocratic groups supported it. हाँ ठीक है, traditional aristocrat group ने तो support किया था. फिर प्रिंटिंग ऑफ आइडियाज ऑफ आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन के आइडियाज को भी प्रिंट हुए थे. ठीक है, काफी सारे आइडियोलॉजीज जो है लोगों की मैच हुई थी, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, आर्टिसंस, साइंटिस्ट्स वगैरह वगैरह. फिर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, वो भी था. ठीक है, हमने पढ़ा था अपने जब फर्स्ट चैप्टर जब रिवाइज कर रहे थे उस टाइम पे. ठीक है, तो क्या नहीं था सर? डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. वो तो लास्ट में जब शुरू हुआ था प्रिंटिंग प्रेस, जब 1789 का रिवॉल्यूशन खत्म हो गया था, उसके बाद में इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस गेन की थी. ठीक है सर, आप क्वेश्चन नंबर बताओगे एक बार? क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आंसर इज ए. ओके, थर्ड क्वेश्चन. Artist of the time of French Revolution personified dash as a female figure. क्या था? Confinement, liberty. Yes, लिबर्टी. लिबर्टी को फिगर दी थी इन्होंने, फेमिल फिगर दी थी. क्या हुआ? Fourth question. Who among the following was proclaimed as the first German emperor in 1871? कौन था? Wilhelm I. Yes. Frederick William Wilhelm I. नहीं, काइजर विलियम वन तो दूसरा था, वो जर्मन स्टेट का. यस, डी ऑप्शन, फ्रेडरिक विल्हेम वन. ओके, फिफ्थ. व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेंच वर्ड ला पैट्री? द फादरलैंड. फादरलैंड. और दूसरा क्या था? ब्लैक सिटीजन, मतलब सिटीजन. लिस्टॉइन. हाँ, अरे सीख लो. तो हिस्टोरी बोलना है. क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टोरी. हिस्टोरी. वी आर लर्निंग हिस्टोरी. बस आ गया फ्रेंच. ओके, तो फिफ्थ का डी आंसर है, फादरलैंड. फिर द सिविल कोड ऑफ 1804 इज यूजुअली नोन एज, ये तो बहुत ही इजी है, एकदम नेपोलियनिक कोड. आगे आगे देखो होता है क्या. ये तो पिक्चर अभी शुरू हुई है. अभी बीच में पहुंचने दो, क्लाइमैक्स तक पहुंचने दो, तब पता चलेगा कैसी है वर्कशीट. ओके, yes. Seventh question. After a failed revolt led by Dash and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated in the United Kingdom. अपने वो देखा नहीं, गसीपी मजीनी कहां से आ गया? आयरलैंड में किसने रिवोल्ट किया था? किसने? अरे वुल्फ टोन था वो. नहीं, मैटरनिच, ड्यूक मैटरनिच तो दूसरा आदमी था. नहीं नहीं, वुल्फ टोन था. लॉर्ड बायरन. नहीं, लॉर्ड बायरन नहीं आएगा. तो सर आयरलैंड में किसने किया था फिर? आयरलैंड में वुल्फ टोन. आपने पढ़ा था ना वो, जब स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों को मिक्स किया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ. अच्छा, तो ये वो वाला रिवोल्ट है क्या? ब्रिटिश वाला, वो ब्रिटेन वाला, जो उनकी वजह से, लाइक ब्रिटेन की वजह से हुआ था रिवोल्ट.
यस डियर कश्मीरी, हाँ बात सही है, एक्ट ऑफ यूनियन आंसर है इसका, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस नहीं है, सही बात है, मैंने एक्ट ऑफ यूनियन ही लिखा है, पर वो जो आंसर की जो है वो एक्चुअली मैंने नहीं बनाई है आंसर की, सो उसमें मुझे भी डाउट लगा था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस नहीं है, वो एक्ट ऑफ यूनियन ही है। 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन था जिसमें ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों को अंदर कर लिया था, और जिसके वजह से बना था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। एग्जैक्टली, यू आर राइट। सो 7th का आंसर है बी, वुल्फ टोन। फिर 8, नेम द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ आयरलैंड। सर ए, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। और ब्रिटेन के लोगों ने किसको सपोर्ट किया था? प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया था, कैथोलिक को अंडर कंट्रोल में लेने के लिए, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ, ओके। 9th वाला, what were called Das Folk? The common people of Germany. जर्मनी के जो डी कॉमन ऑप्शन। यस, डी ऑप्शन, द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी। Okay, 10th. In history, which term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive? एब्सोल्यूटिस्ट, डी ऑप्शन। Absolutist, exactly. यहाँ पे कंफ्यूजन होता दो ऑप्शन में, देखा क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा है, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है, एक डेस्पोटिक और दूसरा एब्सोल्यूटिस्ट। अब कोई बंदा देखे एक नजर में तो डेस्पोटिक टिक मार्क करके जाने दे, पर एक्चुअली डेस्पोटिक वो लोगों के लिए था, एब्सोल्यूटिस्ट ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सर डेस्पोटिक का मीनिंग क्या है? डेस्पोटिक मतलब कि ऑपरेसिव गवर्नमेंट बोलते हैं, ऑपरेसिव गवर्नमेंट जो लोगों को बहुत ही ऑपरेसिव, लोगों के लिए बहुत ही ऑपरेसिव होती है, उसको बोलते हैं डेस्पोटिक गवर्नमेंट। और एब्सोल्यूटिस्ट मतलब ऑल इन जनरल, उसमें डेस्पोटिक आ गया। ओके। Okay, 11. In 1815, delegates of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria drew up which treaty? ट्रीटी ऑफ वियना। Treaty of Vienna. ए ऑप्शन। Treaty of Vienna. Okay, next question. The given statement pertains the hunger, hardship and popular revolt. अब ये तीन स्टेटमेंट पढ़ते हैं जरा। In 1840s, the 1840s were years of great economic hardship in Europe. In most common countries, there were more seekers of job than employment. In 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments. अब ये तीनों स्टेटमेंट सर ओनली 3 होगा ना सर? सर सेकंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यूरोप में थे ना मोर स्नीकर ऑफ जॉब। नहीं सर, वो हंगर हार्डशिप के नीचे ही था वो जो। नहीं, पर एक चीज आपने देखी यहाँ पे, ईयर में गड़बड़ी है। 1840s में हंगर हार्डशिप नहीं थी, 1774 से लेके 1789 ये इसके बीच में हंगर एंड हार्डशिप था, क्योंकि उस टाइम पे डेस्पोटिक रूल था और जो मोनार्क था वो लगातार टैक्सेस बढ़ाता जा रहा था एसेंशियल कमोडिटीज पे, तो हंगर हार्डशिप वाला जो कंसेप्ट था वो तो यहाँ पे क्लियर रॉन्ग है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें देखो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो हमको कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो 1840s वाला जो स्टेटमेंट है पहला, वो तो इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट में चीज गड़बड़ी है। इन मोस्ट कंट्रीज नहीं, यूरोप डिफाइन नहीं किया, यूरोप की बात हो रही है सिर्फ, समझे? सर डिफाइन नहीं किया ना ढंग से कंट्री कौन।
तो यूरोप की बात हो रही है, तो इन मोस्ट मतलब बाकी सारी कंट्री के लिए का तो लेना देना ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, मतलब हाँ, सी। ओनली 3 होगा। सर डी ऑप्शन होगा ना? नहीं, डी ऑप्शन होगा, सॉरी, डी ऑप्शन होगा। सर इसमें भी ऐसा लिखा है, इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब। स्टेटमेंट ऐसा लिखा है। सॉरी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन एक्चुअली नॉट पर्टेन टू है, मतलब ए ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला ए ऑप्शन, मतलब सी आंसर आएगा। सी आंसर आएगा, वन ओनली, मतलब 1830s में हंगर हार्डशिप थी, 1840s में नहीं था। ये स्टेटमेंट के हिसाब से सर मेरे को समझा नहीं, सी ऑप्शन कैसे आएगा? देखो, ये क्वेश्चन जो है उसमें मैंने नॉट लिखना भूल गया हूं मैं। द गिवन स्टेटमेंट does not pertains to hunger, hardship and popular revolt. सर पर्टेन्स लिखा है यहाँ पे, तो मेरे हाँ, वो शीट गलती स्टेटमेंट। हुई है, वहां पे नॉट लिखना भूल गया हूं मैं। पर सर अगर हम नॉट कंसीडर ना करें तो फिर ऑप्शन आएगा ना, वो बी वाला। हाँ, अगर नॉट कंसीडर ना करे तो बी वाला ऑप्शन आता है, 1 and 2 and 3। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो बी ऑप्शन रखो, 2 and 3। तो पर सर सेकंड वाला भी तो गलत है ना, तो मोस्ट कंट्रीज वाला है, तो फिर तो ए नहीं, ऑप्शन। मोस्ट कंट्रीज वाला जो स्टेटमेंट है वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पक्का। बी ऑप्शन 1 and 2, द मोस्ट बट कंट्री। सर स्पेसिफाई नहीं किया है ना कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज हो सकती है ना, यूरोप अकेले की कंट्रीज तो नहीं हो सकती। पेज नंबर 15 खोल के पढ़ो स्नेहा, उसमें लिखा हुआ है, मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। बातें नहीं करनी है। सर मैं चेक करके बताती हूँ एक बार। ओके, 13, the term absolutist is referred to मोनार्की गवर्नमेंट। monarchical government. फोर्टीन, जरा चेक करके बताओ कौन सा है सही। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। बर्बन किंग्स इटली के थोड़ी थे। सर डी वन, ऑटोमन गिसिपी गरिबाल्डी फ्रांस नहीं, इटली था। फिर नेपोलियन स्पेन नहीं, ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी, यस, डी ऑप्शन इज राइट, ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी। ये स्टेटमेंट जरा पढ़ो तो क्या है 15 वाला। सर बी वाला होगा शायद आंसर। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe, in which war changes took place in Europe. नेपोलियनिक वॉर, कौन सी थी नेपोलियनिक वॉर? बैटल ऑफ वाटरलू, ऐसा पानी जो लू लगा दे, ठीक है, वाटरलू। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? 16, the 1830s sir, were हो the गया। year of great economic hardship. यूरोप, डी ऑप्शन। यूरोप,
Okay, which of the following factor played an important role in developing nationalist sentiments? Sir, language. Yes, language. B option. लैंग्वेज ने काफी बढ़िया रोल प्ले किया था लोगों को अवेयर करने के लिए. सर अब कौन सा क्वेश्चन 18 करना है? 18. हाँ 18. हाँ सर मिल गया आंसर, गिज़ेपी मजीनी. ओके, अभी ये पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं अपने. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी. एज अ यंग मैन of 24, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. Yes, Giuseppe Mazzini. Yes, D answer है Giuseppe Mazzini. Which one of the following, 19th question, which one of the following was not the result of Treaty of Vienna 1815? याद करो Treaty of Vienna का क्या था? Sir, D option. Russia was given the German Confederation of 39 states. Okay, Russia was given the German Confederation of 39 states. ये Treaty of Vienna के अंदर तो ये लिखा था कि German state 39 Confederation state जो है उसको तो कुछ हुआ ही नहीं था इन लोगों ने. ठीक है. हाँ, ये 1815 में किस बंदे ने कांग्रेस होस्ट की थी? आगे ही आया ड्यूक मेटरनिच. हाँ, ड्यूक मेटरनिच, A ऑप्शन. अब ये एक पिक्चर दिया हुआ है. Sir, D option, the fallen of Germany. Yes. डी ऑप्शन है द फॉलन ऑफ जर्मेनिया. पिक्चर को स्टडी करो किसने बनाया है. लॉरेंस क्लेसन. ए ऑप्शन. हाँ सर, A ऑप्शन है. ऑप्शन ए लॉरेंस क्लेसन. पिक्चर उसने बनाई है. बताओ 23rd का आंसर. Sir, aristocracy. C option. Yes, aristocracy. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy in high society. Their families were often connected by ties of marriages. Yes, exactly ये aristocracy ही है. पिक्चर बताओ कौन सा है. Sir, C है 20. Andreas Redman. Yes, Andreas Redman. Option C. Sir, 25th का भी C है. Thank you, sir. Energy booster.
यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो गए हो आप। 25th में आंसर आएगा ए, पोस्टमैन बताया है, नेपोलियन को पोस्टमैन बताया है यार। नेपोलियन हियर रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन। देखो पीछे, सर ऐसा क्यों, मतलब समझा नहीं। पीछे बैग के अंदर, हाँ पीछे बैग के अंदर काफी सारे लेटर्स है, वो पीछे से निकल रहे हैं। Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the Battle of Leipzig in 1813. 1813 में बैटल उसने लॉस्ट कर दी थी, उसके बाद में वो रिटर्न हो रहा था फ्रांस की तरफ, उस टाइम की फोटो खींची हुई है। 26 का ऑप्शन ए ऑप्शन है। रियान, हाँ सर मेरे याद। बताओ 27 का करेक्ट सीक्वेंस। पहले सब लोग अपने हिसाब से देख लो, उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सर बी ऑप्शन है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, हम બધું ભણેલી है और इन खबर नहीं पड़ती केवो अवाज से तो समझ बोले एक मिनट में मुझे जो है तो वो भूल ही जाना। हां बात पढ़ाकू लड़की है तो जोई से तो तुम्हारी बात लगा बोलता वो तो बोल नहीं, તમે लर्न કર્યું હોય, अगर तुमने लर्न किया हो तो तुम रीऑर्डर फटाफट कर सकते हो। सर सही नहीं ऑर्डर किया है। अच्छी बात है, कॉपी कर दी बराबर। क्या हुआ स्नेहा? सर सही नहीं ऑर्डर किया है मैंने। हाँ सही किया है। अरे ऐसे पूछा मत करो यार, लोग मेहनत नहीं करते हैं। अरे तो मैं सर किस डाउट कर रहा था ना, सर डाउट करके खबर मर्जी नहीं मानता है इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो मैं तुम लोग इन लोगों को क्या दूं? मैं खुद यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले सर मुझे याद है, इसके लिए मैं आंसर फटाफट दे रही हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं भी तुम्हारे साथ ही बना रहा हूँ। सर पर उसको बोला थोड़ा धीमे से, अपने को क्वेश्चन पढ़ो उसके पहले। अच्छा मैं यहाँ से, हां सर मतलब म्यूट कर दो। ओके तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले आता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट, नहीं ट्रीटी ऑफ वियना 1815, फिर आता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, फिर आता है केवर बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट 1852, उसके बाद में है द किंग ऑफ प्रुशिया वाज क्राउन्ड एज द जर्मन एम्परर 1871। याद कैसे रखना है? 1815, 1832, फिर लास्ट में 1871। ठीक है, बीच वाला क्या था? केवल 1852, यस 1852 केवल became the prime minister। तो सर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं 28 तो पढ़ो आप लोग, बताओ मुझे जरा। स्नेहा जोर से बोलना मत, ऑप्शन टाइप कर देना डायरेक्ट मैसेज में, ठीक है? ओके सर।
लिखो लिखो, एक साथ सबके आंसर आ जाने दो, उसके बाद में सॉल्व करना है। क्या आएगा? देखो 1789 का जो रिवॉल्यूशन था वो किसका था? नेशनलिस्ट का था। तो नेशनलिस्ट तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 1848। तो एंड ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो लास्ट वाला जो रिवॉल्यूशन हुआ वो किसने किया था? लिबरल्स। तो ऑप्शन इज लिबरल। अब रेडिकल और सोशलिस्ट, इनका तो कोई रिवॉल्यूशन था ही नहीं, तो दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन था, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। स्टार्टिंग वाला जो रिवॉल्यूशन था वो नेशनलिस्ट का था, और एंड वाला जो रिवॉल्यूशन था वही लिबरल्स का था। तो द ऑप्शन इज डी, लिबरल्स। कोई भी क्वेश्चन को ना इस तरह से क्रैक करो तो ज्यादा पता चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, हाँ हाँ ये है, बस टिक मार्क कर दिया, खत्म। नहीं, कोई भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ो, उसके अंदर से ही तुम्हें कोई ऐसी हिंट मिल जाती है, अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो। ठीक है, उसके अंदर से ही हिंट मिल जाती है और वहीं से तुम लोग फिर उसको क्रैक कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, उस हिसाब से फिर हमको आंसर देना होता है। 29। पता चला? क्यों पता है? वो जो पिक्चर बनाई है, वो पिक्चर के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, वो सारे के सारे लोग वो अलग अलग नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब अलग अलग नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने उस टाइम पे पता है तुम लोगों को बोला था जब मैंने ये शुरू किया था उस टाइम पे कि फ्रेडरिक सोरियू जो है उसने ये विजुअलाइजेशन किया है वो विजुअलाइजेशन उस तरह से किया है जो सबसे नजदीक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से, वो ज्यादा नजदीक है डेमोक्रेसी के तरफ या तो रिपब्लिक के तरफ, नेशन स्टेट बनाने के तरफ। और जितना जो दूर है वो उतना और उसको स्ट्रगल करना है। ठीक है, मतलब कि ये जितने भी नेशंस वहां खड़े हैं तो वो क्या कर रहे हैं, पैक्ट ऑफ नेशन, मतलब सभी लोग, हाँ पैक्ट मतलब इंटर ट्रीटी, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, वॉर नहीं करनी है, पैक्ट करनी है, ट्रीटी करनी है, सबको साथ में लेके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है उसका, पैक्ट बिटवीन नेशंस। सर ये टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है मतलब? वो फ्रेडरिक सोरियू का जो पिक्चर है ना उसके नीचे ही लिखा हुआ है शायद। हाँ हाँ ओके। ओके 30 रेसिपी मजीनी, यस अब मजा आएगी 31 से। सर इसमें सी आएगा। सर इसमें सी आएगा सर। यूरोप तो यंग यूरोप ऐसा है नहीं, यंग इटली है। यंग यूरोप यंग इटली दोनों है। यंग इटली जो है, हाँ यंग इटली भी है, यंग यूरोप भी है जो बर्न में बनी थी। बर्न BERNE बर्न में बनाई थी उसने। यंग यूरोप आएगा ऑप्शन ए, जेसीपी मजीनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833। पिक्चर के नीचे देखो, मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर से ये पूरा बनाया हुआ है। टेक्स्ट बुक गो के नहीं रखी है पर इवेंट्स पता है सारे, ऐसा। यार समझ लो लगातार कोई 5 साल एक ही पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पढ़ाता रहता हो तो कैसा हो जाए। सर ये 34 क्वेश्चन में जो रीजन में जो दे है वो किसके लिए, कंजर्वेटिव्स के लिए कि लिबरल्स के लिए? क्या हुआ? सर 34 क्वेश्चन में जो वो दे लिखा हुआ है रीजन में वो किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए कि किसके? मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ ऊपर वाले स्टेटमेंट का ही रीजन है। नहीं मतलब वो दे कंजर्वेटिव के लिए है कि लिबरल के लिए, मतलब नहीं कंजर्वेटिव के लिए है। अच्छा ओके। Italy was divided into 7 states, of which only one was ruled by Italian state. Or the north was under the domination of Bourbon kings of Spain. क्या? Both A and R are true. Okay, चलो दूसरा कोई? सर नहीं सर A is true and R is false. अरे नीचे देख, मैंने तो वो निकाल दी। नीचे लिखा है बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, पर उसमें सदर्न लिखा है, नॉर्थ लिखा है। नॉर्थ रीजन जो था वो सार्डिया पिडमोंट का था। सार्डिया पिडमोंट वाज अंडर हैब्सबर्ग डायनेस्टी। और सदर्न रीजन जो था वो किंग ऑफ स्पेन के था, किंग ऑफ स्पेन के पास था, बर्बन डायनेस्टी। ऊपर हैब्सबर्ग, नीचे बर्बन, ऊपर हैब्सबर्ग, बीच में इटली।
तो A is true, R is false. A is true, R is false. Sorry, हाँ हाँ, A is true, R is false. चलो अब 32. सर इसमें both A and R true and R is correct expression. सर फर्स्ट ऑप्शन आएगा. क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा. दूसरा कोई? ए. ओके. और नहीं सर सर A is false and R is true क्योंकि उसमें ना यूरोप लिखा है ये सब फ्रांस में हुआ. सर वो भी गलत है. बताओ ये बात सर तो फ्रूट ड्रैगन इज ऑन ठीक है. तो क्या नहीं एक कॉम्प्लीमेंट है. और बताओ मुझे, ऑप्शन बताओ, उसके बाद में क्रैक करते हैं अपने. ऑप्शन बताओ मुझे. बाकी ए एन आर ट्रू है पर कनेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं हो रहा है. ओके. यहाँ पे चलो क्रैक करते हैं. मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स इन यूरोप प्रपोज्ड अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रिवॉल्यूशनरी डेज. रीजन क्या है? कंजर्वेटिज्म स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स. ये सेकंड वाला तो सही है. हां सर. फर्स्ट वाला गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है पता है? क्या गड़बड़ है पता है? कि सारे कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि वापस ओल्ड रिजाइन आए. कि हाँ यस सर. सारे कंजर्वेटिव नहीं थे, कुछ ही कंजर्वेटिव्स थे कि जो चाहते थे कि ओल्ड रिजाइन वापस आए. तो ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, आर इज ट्रू. सर मैंने तुक्का लगाया वो गलत लगाया. मैंने फ्रांस यूरोप की जगह तूने यूरोप का बोला पर यूरोप, सर फ्रांस बट इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ यूरोप. Yes. तो सभी कंजर्वेटिव चाहते थे ना कि नहीं, ऐसा. तो मतलब उन लोगों ने इतने साले लगा तो दिए थे लिबरल के ऊपर, मतलब नहीं, काफी सारे कंजर्वेटिव्स ऐसे थे कि जो लोग बाद में दूसरों को सपोर्ट करने, लिबरल नेशनलिस्ट को सपोर्ट करने आए थे. मतलब सारे कंजर्वेटिव्स ऐसे नहीं थे कि जो ऐसा सोच रहे थे कि बर्बन डायनेस्टी वापस आए. यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज किया हुआ है. किया तो मैंने, पता तो होगा ही. ये बढ़िया है. 33. सही. ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया मेरे को, मैंने छोड़ दिया. इसमें सर बी ऑप्शन आएगा. A and R are true but R is not correct explanation of A.
Yes, the English poet Lord Byron fought the Greece War, where he died of fever in 1824. बात सही है, सर सही है। ठीक है। फिर है Greek War mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe. अब ग्रीस किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो ग्रीस ने क्या किया था? वही फिलोसॉफी अपनाई थी फ्रांस वाली, और फ्रांस इंडिपेंडेंट हो जाए उसके पहले उसने डिक्लेयर कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंट है, और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी और उसमें उसको डिक्लेयर किया गया कि ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। तो नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। यस, बात सही है। और एजुकेटेड लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया था, जिसके वजह से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस जो है वो एक डिफरेंट नेशन बन गया था। मतलब कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. कैसे करेक्ट हुआ? सर आप एक बार रीजन समझाओगे क्या? मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को रीजन समझ नहीं आया। देखो क्या हुआ, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन फॉट द ग्रीस वॉर। ग्रीस वॉर हुई थी। अब ग्रीस वॉर क्यों हुई थी? क्योंकि जो वहां पे ग्रीस में जो एजुकेटेड इलाइट क्लास था, ठीक है, उसकी फीलिंग हर्ट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑटोमन एम्पायर के फेवर में थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस को देखते हुए ग्रीस ने अपने यहाँ पे रिवॉल्यूशन किया और ऑटोमन एम्पायर से निकल गया। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हुए, क्योंकि ऊपर ग्रीस वॉर की बात हुई है और ग्रीस वॉर नीचे क्यों हुई और कैसे हुई, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन वो दे रहा है। सर इसमें तो ऐसा बताया ना कि इंग्लिश जो पोएट है वो जो लॉर्ड बैरन वो ग्रीस वॉर में फाइट करते करते मर गया था, ऐसा ही डाइड ऑफ फीवर, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, डाइड ऑफ फीवर, हाँ सही बात है। कनेक्ट कैसे हुआ दोनों? वॉर किसके लिए हुई थी? ग्रीस के लिए, ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या दिखा था? ग्रीस वॉर ही दिखा रहा है, जिसमें जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो मोबिलाइज की गई थी, मतलब खत्म की गई थी, जिसकी वजह से ग्रीस ने रिवोल्ट किया ऑटोमन एम्पायर के साथ अगेंस्ट में, और वो मतलब हुआ ना इंटरकनेक्टेड दोनों स्टेटमेंट। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ कर दो। ओके 34 सॉल्व करो। 34 ऐसा लग रहा नहीं हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं। आर्टिफिशियल हिमाचल प्रदेश है। सर ये पढ़ाई के टॉपिक से दूसरा क्या हुआ 34 का?
तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं आना चाहिए। और कोई शायद ऑप्शन बी। ऑप्शन शायद क्यों बोलते हो यार, कंफर्म बोलो। सर ऑप्शन ए है क्या शायद? शायद नहीं, आपको एक पकड़ना है। चलो देखते हैं 34 द कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस द लिबरल मूवमेंट्स। तो ये तो सही है, ये सही किया। They did this to restore the old order. मतलब वो लोग पीछे की जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी ना, वो वापस लानी चाहिए। तो नहीं, यहाँ मार खा गए हो। कंजर्वेटिव्स जो लोग थे, उन लोगों ने लिबरल का रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसने सप्रेस तो किया था, पर पता है मैंने बोला था कि उन्होंने सप्रेस तो किया था, हेल्प तो कर रहे थे मोनार्की को, पर मोनार्की को उन्होंने ये समझाया था कि आपको कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे तो ही आपका जो रूल है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा। और उसके बाद में फिर मोनार्क ने क्या कंसेशन दिया था, किस चीज का कंसेशन दिया था, ये पढ़ा था हम लोगों ने कुछ कंसेशंस दिए थे। सर लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने जब रिवॉल्यूशन किया था तो उस टाइम पे सप्रेस करने के लिए कंजर्वेटिव रिजाइम आ गई थी, कंजर्वेटिव लोग आ गए थे, ठीक है, पर उन्होंने सप्रेस किया था, ओल्ड ऑर्डर रिस्टोर नहीं हुआ था। और उस टाइम पे कंजर्वेटिव लोगों ने मोनार्क को ऐसा बोला था कि आपको अगर अपना ऑर्डर वापस रिस्टोर करना हो, अगर आपको वापस गद्दी पे बैठना हो, तो आपको जो भी लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं आपके सामने, तो उनको कुछ कंसेशन देना पड़ेगा। तो वो कंसेशन क्या था, याद करो। सर वो प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस। एग्जैक्टली, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। 1848 का जो था उसमें है, मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं था। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स देना, मतलब असेंबली में बैठने के राइट्स, फिर नेशन स्टेट, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट नहीं है। और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। एक मिनट लाओ ना। वो तो बाद में था ना, मतलब हाँ, वो तो लास्ट में था। अच्छा ये वाला तो इन लोगों ने जब कंजर्वेटिव आए थे तब तो उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस का ही मेजर वो था ना उनका डिमांड। सर इसका कोई शॉर्टकट होता है क्या, मतलब कैसे फाइंड करें कि असर्शन रीजन, मतलब ये बस लर्न होना चाहिए, मुझे याद था एकदम से भूल गया, मैं अभी याद आया वापस भूल गया। व्हाट्सएप पे मतलब मेरे इसी में सबसे ज्यादा रॉन्ग निकलते हैं। मैं स्कूल में भी जब पेपर हुआ था तब मेरे मार्क्स इसी में से गए थे। तो कैसे कुछ शॉर्टकट, मतलब इससे हमें पता चल जाए कि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है या फिर ये गलत है, ये सही है। ये शॉर्टकट में तो वही है, तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा तो पूरा, वो इवेंट्स याद रखनी पड़ेगी। अगर इवेंट्स याद है तो फिर यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा तो देते ही ऐसा है कि हमें मेरे को लगता है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, फिर डी भी हो सकता है। ईयर्स वाइज आप लिख के दे दो, मतलब नहीं। हां, क्या हुआ तो हम वो लर्न करते तब वो आ जाए। ईयर वाइज तो तुम भी बना सकते हो, सर हम बना सकते पर इसमें कैसा है, एक मिनट, इसमें ऐसा है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में सारे ईयर्स नहीं दिए हुए हैं, इवेंट्स ज्यादा दिए हैं, ईयर्स कम दिए हुए हैं। और इवन तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी कहीं कहीं ईयर्स लिखे मेंशन किए हुए हैं। किया है। ये अगर इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लो
सर कितना पढ़ाया सर, एक पार्ट करता है ना वो भी भूल जाते हैं इसलिए तो हिस्ट्री में बहुत स्कोर नहीं होता। सर तो इसका आंसर क्या है 34 का? एक मिनट मैं वो ढूंढ रहा हूँ वो कंजर्वेटिव वाला। पेज नंबर 12 पे है सर, फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला। यस ये रहा देखो। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the older power. Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to liberal nationalist revolutionaries. Hence, in the years after 1845, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. Serfdom, slave, वो खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये कंसेशन दिया था। पेज नंबर क्या है? सर्फडम, पेज नंबर देख क्या है, पेज नंबर 18, पार्लियामेंट के नीचे वाला। अरे वो तो बहुत आगे, वो नहीं, पेज नंबर 18 में, हाँ पेज नंबर 18 में नीचे वाला पैराग्राफ, वो पूरा स्टेटमेंट ही है देखो। द कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस्ड लिबरल मूवमेंट्स। हाँ A is true but R is false। पता चला स्नेहा? हाँ सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने कहा था सर मेरे को नहीं समझ। तो बाकी सब लोगों को पता चलता है कि नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं, तनिषा, कश्विनी, प्रज्वल। वही तो, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। मेरे को कैसे याद आया एकदम से कि कुछ कंसेशन दिया था, अब वो भूल गया था कौन सा कंसेशन दिया था। तो मुझे तो लगा कि वो जो पहले जब कंजर्वेटिव आता है ना, वो जब क्या हुआ? सर मुझे तो लगा कि वो पहले जब कंजर्वेटिव जब नए नए आता है ना, वो पेज नंबर 11 पे वो नहीं उस टाइम का नहीं था ये। हाँ उस टाइम का नहीं था। ओके 35। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सारे बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इसका आंसर बताओ मुझे। सर मेरे को पता है, शायद ऑप्शन बी। चलो इनका आ गया ऑप्शन बी, दूसरा कोई? सर डी फॉर बॉल। डी ओके। और बताओ यहाँ यशवी। सर ए या बी में से कोई भी लगाया, क्योंकि दोनों सही है, दोनों सही है, मुझे पता है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो। स्टांजा शायद ही बी। ओके ए। अगर ये वर्कशीट तुमने अगर सॉल्व कर ली ना, तो समझो चैप्टर 1 तो मास्टर हो गए। सर आंसर बताओ ना थोड़ा जल्दी। ये है, चलो फिर सॉल्व करते हैं 35। ओके द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। हाँ सही बात है, जब स्कॉटलैंड के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था, वो लोग रिवॉल्व कर रहे थे कैथोलिक लोग, तो उनको अपनी गैलिक लैंग्वेज जो है वो बोलने के लिए मतलब फॉरबिड कर रहे थे, मतलब मना बोली थी। प्लस उनका नेशनल ड्रेस वो पहन नहीं सकते हैं, ठीक है, ये भी बात बोली थी उन्होंने। और इस तरह से वो लोग सामने रिवोल्ट कर रहे थे, स्कॉटलैंड की कैथोलिक्स, ठीक है। और दूसरा है द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट। एग्जैक्टली राइट,
क्योंकि आयरलैंड में 2 ग्रुप्स थे, एक था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। और ये लोग ने किसको सपोर्ट किया था? प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया था, ताकि कैथोलिक लोग जो है वो उनके अंडर में आ सके। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग नेशंस के लिए है या अलग अलग रीजन्स के लिए है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इतने सारे अदर्सन रीजन में से पहला मेरा सही निकला है। नहीं सर, दूसरा किसका मेरा सही है? सही है, बस अच्छे से करते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी। सर अब ऐसे करा मेरा सच में पास हो गया। अरे पास क्या, मेरा तो क्राइटेरिया है कि तुम लोग मतलब 100 में से 100 लेके आओ यार। तुम लोग तो पास में ही रखे हुए हो। नहीं सर, ऐसे 100 में से 100 लाए। हाँ, 100 में से 100 लाना है। सर हम अपना नाम रोशन करना है, मेरा करो या ना करो। पता ही नहीं ऐसे, हमको इतनी सारी प्रैक्टिस कराई देखी। हम पढ़ते ही नहीं है। मैं कहाँ कर रहा हूँ, ऊपर वाला करवा रहा है मुझसे। मैं तो सिर्फ जरिया। अरे हम तो सिर्फ नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया बात तो है कि एकदम दिमाग से आई। अमेरिका के अंदर एक बंदा था, बहुत ही मालदार बंदा था, मतलब बहुत पैसे वाला, बहुत प्रॉस्परर और वेल्थियर था। ध्यान से सुनना, उसका नाम था रॉकफेलर। क्या नाम था? रॉकफेलर नाम का पब्लिकेशन भी है यूएस में। तो अमेरिका का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, मतलब एरिस्टोक्रेट मान लो, ऐसा बंदा था रॉकफेलर। ठीक है, एक दिन वो बाहर निकला घूमने, तो वो लोग तो मतलब ऐसे ही घूमते रहते अपने, नहीं मुंबई में घूमते रहते या फिल्म स्टार वगैरह बीच पे ऐसे। ठीक है, वैसे वो घूमने निकला अमेरिका के अंदर। तो घूमते 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 रेलवे स्टेशन था, उसके बाजू में एक पार्क जैसा था, वहां पे एक बाजू में रेलवे स्टेशन था, तो वहां पे रेलवे लाइन जा रही थी। तो एक बंदा वहां पे कटने लेट गया था वहां, सुसाइड करने के लिए। तो रॉकफेलर वहां जा पहुंचा। रॉकफेलर ने ऐसे उठाया, ओ भाई क्या कर रहा है? बोले मेरा बहुत डेट हो गया है, इतने सारे पैसे, मतलब कि 40-50 लाख 1 करोड़ जितना डेट हो गया है मेरा, और मैं भर नहीं पा रहा हूँ। तो इसके वजह से मैं सोच रहा था मैं ऐसा सुसाइड कर लूं, ट्रेन के नीचे कट जाऊं, ऐसा सुसाइड कर लूं। तो रॉकफेलर बोले है कितना डेट हुआ है? तो बोले 40 लाख रुपए का। बोले 40 लाख रुपए के डेट के अंदर तू मतलब ये कटने जा रहा है, मतलब क्या बात है? एक काम कर, जेब में से चेकबुक निकालता है, 40 लाख रुपए चेकबुक में लिख के चेक फाड़ के दे देता है। अब वो बंदा जिसको पहचानता नहीं है, उसको 40 लाख रुपए का चेक फाड़ के दे दिया, वो बंदे ने ले लिया। अब लेने के बाद ऐसे देखा उसने, यूं ऐसे चेक के अंदर देखते ही पढ़ते ऊपर देखा उसने, तब तक वो रॉकफेलर वहां से चला गया। ठीक है, तो वो सोचे कि ये मतलब अचानक से ये क्या हो गया कि 40 लाख रुपए, मतलब जान ना पहचान एकदम से आया, 40 लाख रुपए का मेरा जो डेट था उसका चेक दे के बंदा चला गया। तो बोले मतलब ये क्या हुआ, इसको मैं दूं कैसे? मतलब ये 40 लाख रुपए अगर मैं कमा लूं कभी भी कुछ भी करके, मैं ये मेरा डेट भी भर दूं, तो उसके बाद मैं दूंगा कैसे इसको 40 लाख रुपए? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर उसको एकदम से ख्याल आया कि अब क्या करना है। नहीं, ये भले ही 40 लाख रुपए का चेक मेरे पास है, पर मैं इसको कैश नहीं करवाऊंगा, या तो एनकैश नहीं करवाऊंगा, मैं इसको मैं अंदर जाके रख दूंगा। अब वो चेक जो है वो उसने अपने घर पे गया, तिजोरी में लॉक करके रख दिया, लॉक एंड की में रख दिया, और उसके बाद में उसने कमाना शुरू किया। बंदे ने उसने कमाना शुरू किया, और विद इन 1 ईयर जो चेक में अमाउंट थी ना, उससे 10 गुना पैसे कमा लिए उसने 1 साल में। इतनी मेहनत की बंदे ने, इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की कि वो 40 लाख रुपए का चेक था,
उससे 10 गुना, मतलब समझो कितने होंगे, उतना कमा लिया उसने। अब 1 साल के बाद उसको एकदम से ख्याल आया कि वो बंदे का चेक मेरे पास पड़ा है, उसको दे तो दूं वापस, मैंने यूज तो किया नहीं है उसको, तो दे देता हूँ उसको वापस। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो लॉक एंड की में से चेक निकाला और जेब में लेके बंदा निकला ढूंढने। अब उसको ख्याल ये आया कि भी वो बंदे को ढूंढूं कहाँ पे, मतलब इतना बड़ा शहर है, तो उसमें वो बंदा मिलेगा कहाँ। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो जहां मुझे मिला था ना वहीं मैं पहुंच जाता हूँ। तो वो जो रेलवे स्टेशन था उसके बाजू में वो जो पार्क था, वो पार्क में जाके वो बैठ गया। सुबह में सब एकदम सुबह में चला गया था वो, सुबह से लेकर दोपहर तक बैठा, पर वो दिखाई नहीं दिया, वहां पे आया ही नहीं। एकदम से दोपहर के बाद 4, 4:30 या 5 बजे होंगे उस टाइम पे, वो रॉक फेलर वहां से निकला, व्हाइट एंड व्हाइट, व्हाइट ऊपर शर्ट पहना था, व्हाइट पैंट पहनी थी, और निकला वहां से। जैसे ही निकला, वो ये कुछ उसको बोलने जाए उसके पहले ही 4-5 पुलिस वाले आके उसको पकड़ के जीप में बिठा रहे थे, रॉक फेलर को। तो ये बंदा मतलब सोचे कि ये इतना बड़ा आदमी है, ऐसे मेरे को चेक दे रहा था, मतलब ये क्या हुआ कि मतलब ये इसको पुलिस पकड़ के, इतना अच्छा आदमी है उसको क्यों पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तो उसने तो तुरंत वहां गया, वो अरे भाई भाई रहने दो, ये क्या मतलब, ये इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला है, तो भाई क्या बोल रहे हो आप। तो क्या, हाँ इतना बड़ा आदमी है, ये रॉक फेलर है, ये इतना बड़ा आदमी, मुझे 40 लाख रुपए का चेक दिया था। तो बोले क्या बात करो, पुलिस वाले बोले क्या बात कर रहे हो, तो पागल है, पागल खाने से छूट 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 के भागा ये, वो सभी को ऐसे रास्ते में चेक देते रहता है वो। वो बंदा, अब सोचो। अब वही चीज मैं बोलने जा रहा हूं कि वो चेक भले ही वो पागल इंसान ने उसको दिया था, पर वो उसके कुछ काम तो आया ना। भले उसने एनकैश नहीं करवाया, पर उसको हिम्मत मिल गई। क्या हिम्मत मिली कि नहीं अब बॉस मुझे आगे बढ़ना है। जो जो डीमोरलाइज हो चुका था और वो अपने अपने सेल्फ को खत्म करने के लिए, अपने खुद को खत्म करने के लिए गया था, वो कटने के लिए गया था, वहां पे उसको एक मोटिवेशन मिला है। दिस चेक वाज द मोटिवेशन फॉर मी। अब यही चेक जो है ना, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि मैं, संदीप सर, ये जो है ना, वही चेक आप लोगों को बांट रहे हैं, समझे। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वही चेक जो है वो हम लोग आप लोगों को बांट रहे हैं। अब वो चेक को आप यूटिलाइज करो या ना करो, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। पर एक चीज है कि अगर वो चेक को रखोगे और मेहनत करना शुरू करोगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिसकी जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वही बंदे ने एक चीज लिख के गया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर ठान लिया जाए, एक फर्म डिटर्मिनेशन हो कि बस ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, मुझे 100 मार्क्स स्कोर करने हैं बाय एनी मीन्स, बाय हुक और क्रुक। तो अगर वो फर्म डिटर्मिनेशन होगा ना, तो कुछ भी तरीके से तुम लोग वो अटेन कर पाओगे। यही फर्म डिटर्मिनेशन कुछ सालों पहले मैंने किया था कि नॉलेज गेन करना है। क्यों? क्योंकि आई वॉज ब्लैंक, और वो फर्म डिटर्मिनेशन था जिसकी वजह से आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ। ठीक है, हालांकि जो थॉट्स मेरे थे या तो जो सपने मेरे थे कि वो सपना आगे बढ़ना है, कुछ भी आगे बड़ा करना है, तो वो नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, उसका कोई वो नहीं है, मायने नहीं रखता है अभी, क्योंकि जो अभी कर रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया कर रहा हूँ। जो चीज हमारे लिए होती है वो कभी जाती नहीं हमारे पास से, और जो चीज हमारी होती ही नहीं है वो कभी आती नहीं हमारे पास। ठीक है, अपने को सिर्फ एक ही चीज करनी है, फर्म डिटर्मिनेशन लगाना है, जो चीज करनी है बस परफेक्ट करना है। ठीक है सर एसएसटी की क्लास 8:30 तक चलेगी ना?
यस 8:30 तक आज। ओके क्यों रॉक फेलर को बुलाना है क्या? नहीं सर, से पूछ रही थी। यही बैठा है रॉक फेलर। यस ओके, तो फिर 35 तो खत्म हो गया अपना। 36 क्या बोल रहा है? 36 आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 36 सर आंसर चैट में भेजे, मैं चेक कर लूंगी। यस क्या आएगा? ऑप्शन ए। बाकी कोई? मैं बताऊं क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्यों? आपने स्टेटमेंट पढ़ा? टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट जो दिया है वो पढ़ा आपने? ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो रिलेट करता है नीचे वाले स्टेटमेंट से। मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट है तो नीचे वाला स्टेटमेंट है, नीचे वाला स्टेटमेंट है तो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक यहाँ से शुरू होता है, जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people, Das folk. ठीक है? It was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of nation was popularized. So, collecting and recording of these forms of folk culture was essential to project of national building. तो सर ऑप्शन नहीं है ना? हाँ, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी है। मतलब दोनों ही करेक्ट है, पर नीचे वाला ऊपर वाले से रिलेट नहीं करता है। या तो नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को एक्सप्लेन करता है, ऐसा है। सर लिखा तो हुआ है कि मतलब
सर लिखा तो है कि ये सब करते थे, इसके लिए इनको रिकॉर्ड करना जरूरी था। नहीं, ऐसा नहीं है स्नेहा, देखो ध्यान से पढ़ो। लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, ऊपर वाले का कंक्लूसिव स्टेटमेंट है। नीचे वाले का स्टेटमेंट ऊपर वाला कंक्लूसिव नहीं है, नीचे वाला स्टेटमेंट कंक्लूसिव है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, मतलब रीजन जो है वो एसर्शन को प्रूव करता है। नहीं, रीजन एसर्शन को प्रूव नहीं करता है, एसर्शन रीजन को प्रूव करता है। उल्टा है ये, उल्टा फुल्टा। हाँ उल्टा फुल्टा है, इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। सर इसमें सही ऐसा होगा ना, both A and R are true and A is correct explanation of R. यस, ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। उसके जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, तो वो गलत हो जाएगा, ये जंबल हो, हाँ जंबल करना है सर। सर ऐसा तो जिसने टेक्स्ट पढ़ी उसको ही आएगा। और सर इतना अंदर पूछा है यार। सर मुझे अभी भी क्वेश्चन समझ नहीं आया। कैसे समझाऊं मैं, देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ो। द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कुड बी डिस्कवर्ड बाय फोक कल्चर एंड ट्रेडिशन। मतलब जर्मन जो नेशन है उसका ट्रू नेशनलिज्म कब दिखेगा, तो उनके लोगों को देखेंगे, जैसे कि दास वोक, और उनका कल्चर डिफाइन करेंगे। और मतलब कि वो गॉडफ्री हर्डर जो था उसने क्या बोला था, आपको अगर जर्मन कल्चर देखना है तो कॉमन पीपल में जर्मन कल्चर देखो। मतलब कॉमन पीपल के अंदर क्या होता है, फोक सॉन्ग्स होते हैं उनके, फोक पोएट्री होती है, फोक डांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो डिफाइन करता है जर्मन नेशन। ठीक है, अब ये सारी चीजें को कलेक्टिव रिकॉर्डिंग करना है। अगर कलेक्टिव रिकॉर्डिंग करेंगे तो जाके बनेगा नेशन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला जो है स्टेटमेंट उसका लास्ट कंक्लूजन नीचे वाला स्टेटमेंट है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नीचे वाला स्टेटमेंट जो है वो ऊपर वाले को डिफाइन करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा है, ऊपर वाला स्टेटमेंट नीचे वाले स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। ओके सर, समझा। चलो 37। तो ये आता है वो भाई टाइम बॉक्स को ये हाथ कर बॉक्स पढ़ो, बॉक्स। यस, बताओ। कौन सा डी? बी फॉर बॉल। और कोई? बी। चलो ऑप्शन बी करेक्ट है। यस, ऑप्शन बी, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. सर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। डॉल मत समझना, बॉल।
ऐसा उल्टा होना चाहिए, अगर रीजन असर्शन होता तो फिर सही हो जाता ना। 38 बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक चीज अगर पता चल जाए तो सॉल्व हो जाएगा कंफ्यूजन। सर कौन सा क्वेश्चन? 38 इसमें डी आएगा, डी। और बताओ ऑप्शन। अरे सर इसमें तो वो 19 सेंटीमीटर 80 और हार। सर इसमें ऐसा होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर सोचो सोचो सोचो। सर ऑप्शन नहीं होगा आई थिंक। सर they are demanding for price. वोटिंग नहीं मिल रहा है। क्या आंसर? एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अब समझो वुमेन्स और नॉन प्रॉपर्टीड लोग क्यों मूवमेंट करेंगे, क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या बोला गया था कि दीज आर पैसिव सिटीजन्स, उनको वोट करने का राइट नहीं है। ठीक है, अब वो कब हुआ था 1791 में, जब वो लोग उन लोगों को बोला गया था कि दे आर पैसिव सिटीजन्स, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, दे वर डिमांडिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी तो दे दी थी ना 1791। सर वो आर इज फॉल्स है और ए इज ट्रू है, सी ऑप्शन है। इक्वालिटी तो दे दी थी ना, 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो हो ही गया था, क्योंकि प्रिविलेजेस सारी निकाल दी थी उन लोगों ने, तो they will become independent and equal। ठीक है, तो ये जो 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें तो सिर्फ और सिर्फ वो वुमेन्स राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ वोटिंग राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, समझे? तो इक्वालिटी बिफोर के बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। तो ऑप्शन सी आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाँ है ना, पता चला ना, रीजन पता चला ना। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे उनको बोला गया था कि दे आर पैसिव सिटीजन,
उनको वोट करने के लिए राइट नहीं है, ठीक है। फिर 1797 से लेके लगातार 1946 तक विमेन्स ने कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशंस किए थे, और उसमें सपोर्ट किया था वो बंदी थी ओलिम्पिडी गॉर्जस। सर बस यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ लिखा है और इक्वालिटी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे उन लोगों को, इक्वल पॉलिटिकल। हाँ, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो ऑलरेडी मिल चुका था। अच्छा, एसी बंद करना है। ये कहाँ से बंद हो रहा है? अच्छा, वो पीछे है। वो तो यार 7th में ऐसा ही में पढ़ा था, कैच कर दो उनको। ये तो सर 8th में पढ़ा था ना, वो लोग को वुमेन और जो वो लोग को पैसे नहीं, इसमें भी है। तो सब कुछ 18 में है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में, कॉन्स्टिट्यूशन बाय जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब वाला पेज देखो। क्वेश्चन नंबर 39 का करना है ना? नहीं, अभी 38 का ही डिस्कशन चल रहा है। तो दिखाओ। सर गूगल पे वेरी गुड तो ऑप्शन सी होगा ना? इसमें 38 में हाँ
38 ही तो कर रहे हैं ना अभी आपने। ऑप्शन सी। तो जैकोबियन क्लब वो 9 में पढ़ा था, याद नहीं है। तो उससे फिर अभी हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? एकेडमिक टेक्स्ट क्या आपके पास? सर यहाँ बीए हो गया। सर अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? 39 करो सॉल्व। हो गया सर। यस मिल गया। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें लास्ट थर्ड लाइन, throughout the 19th and early 20th centuries women and non-property men organized opposition movements demanding equal political rights। ये रहा। ये ढूंढ रहे थे। हाँ ये ढूंढ रहे। तो सर आप बोलते मेरे को कब का पता था। हाँ वही से है थ्रू आउट। हाँ थ्रू आउट द 19th। सी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। A is true, B is false। मतलब they were not demanding they were demanding political rights rather than other equality before law। ये वर्कशीट से पता चल जाएगा कितना अंदर से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। तो सर बोर्ड में यही पेपर आया ना। ओके चलो फटाफट 38 का आंसर बताओ। सर 38 किया। नहीं सॉरी 39 का बताओ। सर ऑप्शन ए 39 both A and R are true and R is the correct explanation for A। These measures were introduced by the French revolutionaries। This was क्लियरली गिवन है, फर्स्ट लाइन ही वही है। यस हाँ परफेक्ट, बहुत ही इजी था ये तो। सर हमको ऐसा है सर, ऐसा पेपर बनाते आपको तो पता ही होगा 50% पेपर आता होता है, 50% Okay, both A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है 39। सर वो 40 Yes 40। वो भी बहुत इजी है। है ना। ए दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो 40 का तो बी होगा ना। क्योंकि सर दोनों अलग अलग ही है, टॉपिक कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडियाज ऑफ नेशन। सही बात है। वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट करप्शन। सही है, दोनों पर एक दूसरे से लगते नहीं है, रिलेट नहीं करते हैं, मतलब ऑप्शन बी। यस बोथ ए एंड आर बहुत इजी थे। हाँ ये दोनों बहुत, तो आगे बहुत ही डिफिकल्ट कर लिया ना तो थोड़ा इजी भी होता है ना। नहीं सर ऐसा पढ़ा है इसलिए आ रहा है। ये थोड़ा टिपिकल आ रहा है। सर इजी है। हां सर 15 मिनट जरा जल्दी छोड़। सर हमें रिलाइट तो करना है क्वेश्चन। यस रीराइट करना है, स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है उसको रीराइट करना है। ठीक है तो 41 नंबर क्या दिया है?
Question: correct the following statement and rewrite. The Treaty of Vienna of 1815 recognized Greece as an independent nation. तो कौन सी ट्रीटी थी? याद करो. Yes. कब हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी? 1832. 1832. Yes. इसमें हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं. Treaty of Vienna of 1815 was recognized. मतलब वो लोग ऑस्ट्रिया नहीं, आगे का स्टेटमेंट चेंज करना होता है, पीछे का नहीं करना होता है. ऐसा होता है. हाँ, हमेशा ऐसा करना, आगे का स्टेटमेंट चेंज करना होता है, पीछे का नहीं करना होता. पीछे कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया होता है. ओके, नेक्स्ट. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट. द फ्रेंच फ्लैग, द ट्राइकलर, was replaced with a royal standard. It was chosen to replace with the royal standard. सही है कैसा? क्या हुआ? आंसर बोल तो दिया मैंने. हाँ, क्या बोला वापस? The French flag was chosen to replace with the royal standard. यस, इस तरीके से भी हो सकता है. Chosen. नहीं पता चला? क्या सही लग रहा है? ये स्टेटमेंट ही कंफ्यूज्ड है. क्या है इसमें? क्या लिखा है स्टेटमेंट में? द फ्रेंच फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड विद रॉयल स्टैंडर्ड. मतलब फ्रेंच फ्लैग को रिप्लेस किया था रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग के साथ. नहीं, ऐसा नहीं था. रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग को रिप्लेस किया था फ्रेंच फ्लैग के साथ. नया वाला फ्लैग बना था ना. तो हाँ, तो स्टेटमेंट उल्टा है. कहाँ तक पहुंचते हैं नहीं लोग. नहीं, हमको प्रैक्टिस में दो, हमको आ जाएगा. ओके, चलो 43. लिखने तो हाँ, लिखो. चलो, क्या लिखा? क्या बॉस? सर हो गया 43. तो बताओ मैं आंसर 43 का. हाँ, बताओ. The revolutionary introduced the ideas of la partie, the fatherland, and la citizen, the citizen. बस इतना ही चेंज होगा. सही है. थैंक यू सर. सर इसमें ऐसा लिखेंगे the French flag, the tricolor was chosen to replace. ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो. द रॉयल स्टैंडर्ड वाज रिप्लेस्ड विद अ न्यू फ्रेंच फ्लैग. ये सिंपल है. द रॉयल स्टैंडर्ड वाज रिप्लेस्ड विद अ न्यू फ्रेंच फ्लैग. लिख रहा हूँ, पर रॉयल स्टैंडर्ड तो वही हुआ ना, फ्रेंच फ्लैग. अरे सॉरी, रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग. नहीं क्या, बाकी अभी 1-2 सॉल्व कर लेते हैं. अरे एक दो इसके बाद सर आज इतना ही करेंगे ना. इसके बाद वाला लास्ट, बस इसके बाद वाला लास्ट. नहीं सही है लास्ट. 43 क्वेश्चन सॉल्व करनी हमने. ये ना, ये 43 वाला लास्ट करते हैं. चलेगा. ये 43
इतनी मेरी दया नहीं बताओ दया नीचे करवा करो नहीं आंसर कहाँ तक करना है हमें? सर ऐसे में भी 10 मिनट 43 लास्ट। तो 43 तो कर लिया ना अभी। हाँ तुम्हारा खत्म हो गया, बस तुम आराम करो। थैंक यू सर। अगर 44 करना हो तो कर सकते हैं। नहीं सर वो टफ है तो वो नेक्स्ट क्लास में। अरे सोचो सोचो क्या हो सकता है। तो 60 क्वेश्चंस है। हाँ 60 क्वेश्चन है। हाँ तो सर थोड़े कुछ नेक्स्ट क्लास के लिए भी तो बचने चाहिए ना। अरे हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं हो तो मैं तो सोच ही रहा था मैच चलाते हैं नेशनलिज्म इंडिया इंडिया। हाँ सर रिवीजन भी बाकी है। पावर शेयरिंग का रिवीजन भी चालू है। आइए लखनऊ का बोला तो ये सब टाइम पास आना ना। नेशनलिज्म अभी तो है बहुत सारे क्वेश्चन। अरे हाँ तो सर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना अभी 44। अरे ये चिंता मत करो, ये खत्म हो जाएगा तो और बना दूंगा मैं, चिंता मत करो। सर तो और नेक्स्ट टाइम बना तो सिर्फ असर्शन रीजन ही करना है। और दूसरा मैं आपको बोलूं, दूसरा एक चीज मैं बोलूं आपको कि ये इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, तो ये तो ठीक है, अभी तो हिस्ट्री का लिया, उसके बाद में फिर सिविक्स का लेना है, फिर ज्योग्राफी का लेना है, फिर इकोनॉमिक्स का लेना है। मतलब ये क्वेश्चन आंसर की जो रफ्तार है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो आती जाएगी। तो सर पूरा महीना वही करना है अभी हमें। और अगर नेक्स्ट लेक्चर के लिए शायद मान लो कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये मतलब खत्म हो जाए तो और भी चैप्टर्स हैं बाकी अपने पास। कोई होमवर्क नहीं नहीं आना सर जो बट सर हिस्ट्री सर जिसमें सबसे ज्यादा डर रहता है मार्क्स का सर वो तो खत्म हो जाएगा ना, तो बाकी सब तो याद कर लेंगे और वो तो कवर अप हो जाएगा। देखो मैं तुम लोग को एक बात बोलूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना कंफर्मेशन आता जाएगा। अरे सर मैं आपको बोल रही सच्ची में, मैंने फर्स्ट पार्ट है ना 3 बार पढ़ा, 3 बार। अब आप पूछोगे तो आधा तो मैं भूल चुकी हूँ। अरे सर इसमें क्या करूँ बताओ। यही बस एक्सटेंसिव प्रैक्टिस अगर करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। ये देखो अभी मैंने तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स बताए कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ठीक है। यही चीज कब आप लोग कब कर पाओगे, जब आप हर एक चैप्टर में से कम 50 से 55 क्वेश्चन आंसर्स अपने आप निकालोगे तब। अब तुम लोग देखो, जैसे कि मैंने क्वेश्चंस बीच बीच में से निकाला है, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था, अभी मैंने रेफर किया, ठीक है। तो बीच बीच में से क्वेश्चंस कब निकलते हैं, जब तुमको पता होता है कि तुमने सारी चीजें अच्छे से माइन्यूटली रीड की। अब माइन्यूट रीडिंग वैसे तो हम करने वाले हैं नहीं, ठीक है, पर कब करेंगे, जब हम क्वेश्चंस लिखेंगे अपने आप। अगर मैं तुम लोग को वर्कशीट दूंगा तो ये क्या होगा, वर्कशीट तो मैंने दे दी है, अब क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन के अंदर जो भी वर्ड्स लिखे होंगे उस हिसाब से आप लोग सर्च करके तो लिख लोगे। मतलब इसको रीडिंग नहीं बोलते चैप्टर का। रीडिंग कब होता है, जब अपने आप क्वेश्चन निकालो, अपने आप उसका आंसर निकालो, तो वो पूरा दिमाग में छप जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा। मतलब ये चीज मैंने पढ़ी हुई है, एक पैराग्राफ में काफी सारे वर्ड्स होते हैं और वो पैराग्राफ को याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सर मैंने ऐसा किया था। यस तो सर एक पेज में से 20-30 क्वेश्चन निकल गए थे, तो सर इतने क्वेश्चन। अब वो जो पर्टिकुलर पेज में से इतने क्वेश्चन तुमने निकाले हैं तो समझो कि वो जो पूरा पेज जो है वो कैसे तुमको याद रह गया होगा। सर मैंने ट्राई किया है,
इधर तक पहुंची तब वो हिम्मत क्या वो down हो गया। तो वो हिम्मत ही डाउन नहीं होनी चाहिए। हिम्मत है, सर दो हिम्मत बार है मरना चालू तो किया मदद था, दो खुदा। बार, एक बार नहीं दो बार चालू किया। ये दो बार चालू किया। वही वो है ना, वो ऐसा बोलते हैं ना, आलस निकल जाए ना, अरे सर वो तो फूट फूट के भरी है। वो जिस दिन आलस निकल जाएंगे ना, उस दिन पूरे सारे चैप्टर्स ऐसे मगअप हो जाएंगे एकदम बढ़िया से। तो ऐसा नहीं सर, मोबाइल बाजू में होता है ना, कि तो हो गया, कहाँ घंटे निकल जाएंगे पता नहीं, ऐसा है। क्योंकि वो अच्छा लगता है इसलिए। मूवी देखने जाओ, 3 घंटे की मूवी कैसे याद रहती है पूरी A to Z। पर જોવાનું નથી, પણ તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ તો કરી શકો ને। It is our mentality, ये આપણી मेंटालिटी થઈ ચૂકી છે। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे ना तो ही हमको याद रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा माइंड जो है उसमें काफी सारी कैपेबिलिटीज होती है, पर वो बस हमको पता होनी चाहिए कि कौन सी कैपेबिलिटी जो है उसको किस जगह पे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। ये सारी चीजें हम ही बनाते हैं, इन्वेंशन सारे होते हैं हम लोग करते हैं। हम वो कैपेबिलिटी सोचो कि कितनी होगी। अब पानी पूरी वेंडिंग मशीन आ गई, सोचो कहाँ तक पहुंच गया टेक्नोलॉजी। सोचो, सर कौन सी मशीन? पानी पूरी वेंडिंग मशीन अब कहाँ तक लोग ने कहाँ कहाँ नहीं सोचा होगा, सोचो। अब तो क्या सोच रहे हैं। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम लोग। सर थैंक यू सर। बाय।